जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सीजेआई संजीव खन्ना पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे हैं, चाहे वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, वर्शिप एक्ट का मामला हो या जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश कांड का मामला हो। इन सबके बीच में सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट अपने नियमों को लेकर, आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना जो अब रिटायर होने वाले हैं, 13 मई को वो रिटायर होंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 5 ऐसे काम किए हैं जिससे वक्फ गैंग की हालत खराब है। वक्फ गैंग रोने पर मजबूर है और इधर दूसरे आने वाले जजों के लिए भी कुछ कठिनाइयां शुरू हो गई हैं, उनके लिए भी नए मापदंड बन गए हैं और वो भी अब सोचने को मजबूर है कि आगे अब इन बदली हुई चीजों के साथ कैसे रहा जाएगा, किस तरह से नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना ने कई बदलाव किए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सवाल उठने लगे थे पारदर्शिता को लेकर, रवैये को लेकर, सरकार के साथ टकराव को लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सबके सामने है, कैश कांड हुआ, घर में जले हुए नोट मिले, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। सिर्फ उस मामले में कौन जांच कर सकता है? जो जुडिशरी में जज जांच कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ जुडिशरी से जुड़े लोग ही जांच कर सकते हैं। ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना ने जब ये मामला बहुत उठा तो सुप्रीम कोर्ट को खुद उनके घर में जो जले हुए नोट मिले उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मामला आज के जमाने में अखबारों से और सोशल मीडिया से छुप नहीं पाया है, मीडिया में आ गया। सोशल मीडिया में नोटों के गड्डियों की तस्वीरें चल गई तो फिर जाहिर करना ही था, वरना तो जब आप लोगों से छुपाओगे इतने बड़े मामले तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए पारदर्शिता जरूरी होती है और ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी नहीं है जिसमें छुपाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में सीजेआई को खुद पारदर्शिता बरतनी पड़ी और इसके बाद ये मामला इतना इसने तूल पकड़ा कि सीजेआई जो जस्टिस यशवंत वर्मा को उनका ट्रांसफर जब किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, तो वहां पर इलाहाबाद में वहां के बार ने, जो वहां पे बार एसोसिएशन है, उसने विरोध कर दिया कि भाई भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं ये, और ये यहाँ पे आकर न्याय देंगे तो लोगों को भरोसा कैसे रहेगा। तो फिर भी ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन वो कोई मामला अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो जज के तौर पर फैसला नहीं दे पाएंगे, सुनवाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी आना पड़ा बैकफुट पे। तो अब सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो 3 जजों की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आई है। 42 दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हाँ, उसके घर पर नोट जले हुए थे। तो उसके बाद अब इनको महाअभियोग लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उन्होंने, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो अब महाअभियोग चलाकर उनको हटाया जाएगा और फिर उन पर, क्योंकि वो सिटिंग जज नहीं रहेंगे, तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी। तो अब इस मामले में जो हुआ है तो माफ नहीं किया गया है, बल्कि एफआईआर और जांच का रास्ता दिया गया है। और सवाल ये भी उठने लगे थे कि भाई सिटिंग जज पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती, जब सिटिंग सांसद पर हो सकती है, सिटिंग पुलिसकर्मी पर हो सकती है, तो सिटिंग जज पर क्यों नहीं हो सकती, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? इस सब पर सवाल उठ रहे थे। तो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है ये कड़ी कार्रवाई की गई, जो अब सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि वो महाभियोग उनके ऊपर चलाने की बात हो रही है। तो ये एक फैसला अब आगे के लिए स्टैंडर्ड तय करके गया है कि आगे भी ऐसे मामलों को अब गुपचुप तरीके से अंदर ही अंदर नहीं सुलझाया जा सकता, लोगों को पारदर्शिता रखते हुए बताना होगा। दूसरा जो फैसला उनका है, ये 2 फैसले एक साथ हैं इसमें, दूसरा और तीसरा, संपत्ति और नियुक्ति की जानकारी देना। देखिए, जजों की संपत्ति की जानकारी अभी तक नहीं दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, उनकी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती थी, वो सिर्फ सीजेआई के पास जाती थी। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने उसे सार्वजनिक कर दिया। 33 के 33 जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी है, जिनमें से करीब 21 जजों ने अभी की है और धीरे धीरे हो रही है, वेबसाइट पर अपलोड हो रही है। जिसमें 3 जजों की संपत्ति के बारे में आपको बता भी दूं, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है, इसलिए इन 3 की बात करके आपको बताती हूँ कि किस तरह संपत्ति बताई गई है। जो सीजेआई संजीव खन्ना है, उन्होंने बताया है 55 लाख एफडी में है उनके, 2 फ्लैट है, एक फ्लैट ऐसा है जिसमें 56% शेयर है और डलहौजी में पैतृक संपत्ति है। आने वाले सीजेआई जस्टिस बीआर गवई, उनके पास 19 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है, 3 घर हैं अमरावती, मुंबई और दिल्ली में, जिनमें 2 फ्लैट हैं और एक कृषि भूमि है उनकी अमरावती में। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत है, जो तीसरे नंबर के वरिष्ठ जज है, उनके पास 4 करोड़ की एफडी है। चंडीगढ़ में एक घर है, 13 एकड़ जमीन है, एक और कोई फ्लैट है
और 100 ग्राम सोने के आभूषण और 3 जो है वो महंगी घड़ियां हैं। इसी तरह से और भी जजों की संपत्ति जो है वो सार्वजनिक की जा रही है। अब बाकी जजों के लिए भी आने वाले जो सीजेआई होंगे, अब उनको भी इसी तरह से संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि अभी तक आदत नहीं रही। सांसदों की तो होती है, लेकिन अभी तक जजों के लिए नियम नहीं था, तो फिर उस नियम को अब आगे भी चलाते रहना पड़ेगा। इसी तरह से नियुक्ति की जानकारी, अभी तक ये प्रक्रिया और किस तरह से नियुक्ति होती है, कितनी नियुक्ति हुई, कितना SC ST OBC है, कितने रिश्तेदार हैं सिटिंग जजों के, पूर्व जजों के, उसके बारे में ठीक से बताया नहीं जाता था। लेकिन अब ये भी सार्वजनिक कर दी जानकारी कि नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच में 406 रिकमेंडेशन हुई थी, जिसमें से 221 को मंजूरी मिली है सरकार से, और इसमें SC ST OBC कितने हैं, महिलाएं कितने, सब बताया गया। साथ ही 14 जो जज इसमें नियुक्त किए गए, ये हाई कोर्ट के जजों की बात है, हाई कोर्ट के जजों की रिकमेंडेशन है, तो 14 जो जज हैं वो सिटिंग जज या फिर पूर्व जो न्यायाधीश हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह ये बताया गया है। और अब इसमें तो बात ये भी उठती है कि भाई ये तो सामने आया कि 400 आप रिकमेंडेशन करते हो और सरकार 221 स्वीकार करती है, तो ऐसे इतना बड़ा गैप है कि कुछ तो पेंडिंग भी है, लेकिन कहाँ पर असहमति होती है, क्यों नहीं आपकी सारी की सारी या लगभग आधे से ज्यादा रिकमेंडेशन जो है स्वीकार नहीं हो जाती है? आखिर कहाँ ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में कि सरकार को आपके रिकमेंडेशन में कमियां नजर आती हैं? अब यहाँ सवाल देखिए, अब चीजें जानकारी सामने आई, अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि ये कितना भेजते हैं, सरकार कितना स्वीकार करती है। सुप्रीम कोर्ट एकदम बंद किला बना हुआ था कि कुछ आएगा ही नहीं बाहर। कॉलेजियम में क्या हो रहा है, कॉलेजियम ही हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, कॉलेजियम क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ भेजता है, ठीक से कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन अब जानकारी सामने आई है तो नए नए और भी सवाल आएंगे, अब वो तो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन अब आगे भी इन जानकारियों को सार्वजनिक करना नए सीजेआई के ऊपर अब ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। ये 3 मामले जो हैं, वो 3 मामले नए सीजेआई, आने वाले सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अब इन्होंने नए प्रेसिडेंट, नए उदाहरण जो है ये सेट कर दिए हैं, और आगे इनको इसको पालन करना होगा, वरना फिर ना पालन करने पर भी सवाल उठेंगे। बाकी देखिए 2 मामले हैं जिससे सीधे सीधे जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाला वक्फ गैंग है, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बार जब वक्फ संशोधन बिल की सुनवाई हुई तो कोई भी स्टे नहीं लगाया। स्टे के लिए पुरजोर कोशिश लगाई थी कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी ने, लेकिन पिछली बार भी नहीं लग पाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जाहिर की थी इच्छा कि हम इस तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं इंटरिम स्टे लगाने की, लेकिन सरकार ने कहा कि आप स्टे मत लगाइए, अगली सुनवाई तक जो 2 प्रावधानों में आपको समस्या है, वक्फ बाय यूजर और गैर मुस्लिम नियुक्त करने की वक्फ काउंसिल में, तो हम अभी वो नहीं करेंगे अगली सुनवाई तक। और इस बीच में सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में सोचना पड़ गया, पूरी फैटर्निटी को सोचना पड़ गया। साफ साफ कहा गया कि जो कानून बन जाता है संसद से उस पर स्टे नहीं लग सकता, आप उसकी संवैधानिकता की जांच कीजिए कि सही तरह से पास हुआ है कि नहीं और फैसला दीजिए, लेकिन आप स्टे नहीं लगा सकते। आप स्टे लगाएंगे तो यानी कि आप संसद की जो शक्तियां हैं, जो शक्ति संतुलन है संसद और न्यायपालिका के बीच में, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये माहौल, एक छवि बनने लगी थी लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहम ब्रह्मास्मि वाले मोड में हो गए हैं और बार बार सरकार से टकराव करते हैं, ऐसे आरोप लगने लगे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के बयानों में, और ऐसे सख्त गंभीर बयान दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ा, पूरी फैटर्निटी को सोचना पड़ा कि अब अगर विवाद ऊपर बढ़ा, अब अगर स्टे लगता है तो फिर सरकार जो है इसके बाद फिर संसद से ही रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता NJAC की तरफ भी जा सकता है, वो रास्ता किसी दूसरे प्रावधान की तरफ भी जा सकता है, तो फिर मुश्किल हो सकती है। और ये मुश्किल सिर्फ 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति के लिए नहीं होगी, फिर ये जो नई संसद से रास्ता निकलेगा ये सभी पर लागू होगा, पूरे सुप्रीम कोर्ट पर, पूरी न्यायपालिका पर ये लागू होगा। ऐसे में जब सुनवाई की तारीख आई तो सच से संजीव खन्ना ने ना कोई स्टे लगाया, ना अंतरिम आदेश दिया, बल्कि उन्होंने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा कि अब 15 मई को इसकी सुनवाई होगी, वो लगातार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं, तो नई बेंच करेगी, जो नए सीजेआई आएंगे जस्टिस BR गवई वो करेंगे। अब देखिए जो चीज जस्टिस संजीव खन्ना ने नहीं की, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, थोड़ा तो लगा कि भाई फर्क पड़ा है हलफनामे का, तो फिर जस्टिस BR गवई अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेंगे कि आप विधायिका की शक्ति का
उल्लंघन कर शक्ति संतुलन का उल्लंघन कर रहे हैं। जब सीजेआई संजीव खन्ना ने नहीं किया तो जस्टिस बीआर गवई जब वो सीजेआई बनेंगे तो वो भी सोचेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में वक्फ गैंग की हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा था स्टे लगाकर अभी और जमीनें हड़पी जाएंगी, पर वो नहीं हो सका और स्टे नहीं लगा है और सरकार ने जो कानून बनाया था वो लागू होगा जब तक। अब इस पे फैसला जब आएगा तब आएगा, वो तो बात की बात है। साथ ही देखिए निशिकांत दुबे का मामला। निशिकांत दुबे ने तो बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चैलेंज किया था। उन्होंने तो कहा था कि भाई जब संसद के बनाए कानून सुप्रीम कोर्ट में पलट ही दिए जाने हैं तो संसद की जरूरत क्या है। फिर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाए, संसद को कोई सुप्रीम कोर्ट बनाए, लागू करे, देखे कि भाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, फिर संसद की क्या जरूरत है। और उन्होंने तो सीधे सीधे सीजेआई संजीव खन्ना को टारगेट किया था। उन्होंने तो कहा था कि भाई जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है उसके पीछे सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था। कहने का उनका मतलब ये था कि जब आप एक पक्ष को यानी कि मुसलमानों की हर मांग मानोगे, हर चीज में उनका पक्ष लोगे, उनकी याचिकाएं जल्दी सुनना, उस पर स्टे लगा देना, अब आप इतना सब उनके मन मुताबिक करोगे तो फिर उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही और वो दूसरे पक्ष पर हावी होने की कोशिश करेंगे ही, क्योंकि आप दूसरे पक्ष को सुनते ही नहीं हो। उसे हाईकोर्ट भेज देते हो, वर्शिप एक्ट के लिए हाईकोर्ट भेज देते हो, वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका ले जाते हैं तो हाईकोर्ट भेज देते हैं, निचली अदालत से वो बेचारे शुरुआत करते हैं हिंदू पक्ष वाले, और मुस्लिम पक्ष को तुरंत जो है सीजेआई सुन लेते हैं। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया था। अब इस पर तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सीजेआई ने उन याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निशिकांत दुबे सांसद भी हैं और जो इस वक्त माहौल है जो जबरदस्त, उन्हें समर्थन भी मिला इस बयान के लिए। साथ ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी कई सवालों के घेरे में था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये याचिका हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे कंधे मजबूत हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में ये याचिका को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उस याचिका को स्वीकार नहीं किया। अब इससे वक्फ वालों के लिए और मुसीबत बढ़ गई, वरना तो सोचा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा तो थोड़ा भाजपा के नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा या दूसरे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो सीजेआई संजीव खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले ये 5 काम करके गए हैं, इसमें काफी बदलाव इसमें दिख रहा है कि इसके बाद होगा, नए जजों को भी उस बदलाव को स्वीकार करना होगा। अब उन्होंने सीजेआई ने किया है, इसकी भी हम ऐसा नहीं है कि इसे पूरी तरह से नकार देंगे। उन्होंने भी एक अच्छा काम किया कि संपत्ति जो है उन्होंने सार्वजनिक की, नियुक्ति सार्वजनिक की, पारदर्शिता लाने की कोशिश की, और इस अच्छी परंपरा को जो उन्होंने शुरू की है वो परंपरा जो है आगे भी जजों को निभानी होगी। अब किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी। तो कई बदलाव जो है जुडिशरी में देखने पड़ेंगे। हालांकि और बड़े सुधारों की जरूरत है, जैसे की बात होती है, ये तो बहुत छोटे छोटे तिनके से है, और बड़े सुधारों की बात होती है और उसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जड़ बनकर नहीं रहना चाहिए। अप्रासंगिक आप बने नए जमाने के हिसाब से। जब सब इतना पारदर्शी है तो सुप्रीम कोर्ट भी पारदर्शी हो, न्यायपालिका पारदर्शी हो, तो लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, समझना भी और विश्वास करना भी लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।